अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट आपको अच्छे से अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रह सके और आप इन वीडियोस का लाभ ले सके। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो वास्तविक संख्या का चैप्टर हमने चालू किया था उसमें आज 1.2 रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है और इस रिलेटेड जो भी थ्योरी है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पूरी चैप्टर है वास्तविक संख्या का, उसमें कुल मिला के दो मेन पॉइंट्स है। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और दूसरा जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो प्रमेय नंबर 1.2 पे ये दिया गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो होता क्या है ये आधारभूत प्रमेय अंकगणित के, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है। प्रमेय 1.2 में बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक भाज्य संख्या को ये जो है समझ लेते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अविभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी विभाज्य संख्या का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसके नीचे भी मैंने बताया है आपको। अगर हम देखने जाएं तो इसके नीचे दिया गया है कि विभाज्य संख्या क्या होते हैं ना। संख्याओं के गुणनखंड की दृष्टि से हम संख्याओं को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है स्वतंत्र संख्या, दूसरा होता है अविभाज्य संख्या। एक स्वतंत्र संख्या है, दूसरा होता है अविभाज्य संख्या और तीसरा होता है विभाज्य संख्या। स्वतंत्र संख्या क्या होता है? जैसे एक होते हैं, एक का खाली एक ही गुणनखंड है, वह है एक। और अविभाज्य संख्या क्या होते हैं? जैसे कि 2, 3, 5, 7, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है एक और दूसरा वह स्वयं होते हैं। ठीक है। वैसे विभाज्य संख्या क्या होते हैं? जैसे 4, 6, 8, 9, 10, इन संख्याओं के मोर देन 2 मीन्स 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड की बात करें तो 1, 2, 4, 6 की गुणनखंड की बात करें तो 1, 2, 3 और 6। तो इस प्रकार से विभाज्य संख्या वे होते हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं और अविभाज्य संख्या वे होते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे हमें 1.2 में यही बताया गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार कोई भी विभाज्य संख्या को अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और उनके जो क्रम होते हैं, अगर क्रम को ध्यान में न लिए जाए तो वे क्या होते हैं? आदित्य होते हैं। आदित्य मीन्स वैसे एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ले तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 का, 18 का। इफ विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 18, तो 18 में क्या होता है? 18 के जो भी सारे गुणनखंड है, अब हम देख सकते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये 18 के सारे क्या है? गुणनखंड है। तो इनके अगर क्रम को ध्यान में ना लिया जाए तो 2, 3, 3, ये 3 ही जो है 18 के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 18 जो विभाज्य संख्या है या तो भाज्य संख्या है, उसे हम दर्शा सकते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं, देखो अगर हम क्रम को ध्यान में ना ले तो बाकी के जो संख्या हमें यहाँ पे मिलते हैं वे क्या होते हैं? आदित्य होते हैं। आदित्य का मतलब होते हैं एक ही होता है, जैसे कि 3, 2, 3। देखो यहाँ पे हमने खाली क्रम चेंज किया है। क्रम के अलावा अगर हम देखें कि 18 को हम कैसे भी खोलें तो वे क्या होंगे? 3, 2, 3 ही होंगे, या तो 2 बार 3 और 1 बार 2 ही होंगे। इसका मतलब होता है कि ये जो होते हैं संख्याएं, ये आदित्य होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 54 का। अगर हम ले लें 54 को अगर हम खोलने की कोशिश करें 54, तो इसको अगर हम खोलेंगे तो फिर पहले तो 2 से जाएगा, 2 से जाने के बाद 27 आएगा, उसके बाद 3 से, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद फिर से 3 से, उसके बाद 3 आएगा। मीन्स एक बार 2 और 3 बार 3 होते हैं। तो ये जो होते हैं 54 को हमने खोला, तो इसको जब हम फैक्टराइज किए, इसको जब हम गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत किए तो 2, 3, 3, 3 मीन्स 2 एक बार और 3 3 बार आते हैं। तो अगर हम ये जो
क्रम को ध्यान में ना ले तो क्या होगा, ये जो संख्याएं हैं ये एक ही होंगी, आदित्य होंगे। तो 1.2 जो प्रमेय है आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहते हैं ना, कोई भी विभाज्य संख्या को अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए, 18 का और 54 का। 18 को हमने 2 गुणा 3 गुणा 3 करके खोला, ठीक है, और 54 को 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमें तो ये गुणनखंड करना आता है ये, ठीक है। तो ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। यहाँ पे हम देख लेते हैं धनात्मक संख्या पूर्ण वर्गों की, जो धनात्मक पूर्णांकों का होता है, संख्या के गुणनखंड की दृष्टि से और विभाज्यता की दृष्टि से संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, संख्याओं को गुणनखंड की दृष्टि से जैसे मैंने आपको बताया था 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है कि स्वतंत्र संख्या, जैसे मैंने आपको बताया कि यह होता है एक, जिसके केवल एक ही गुणनखंड होते हैं, वह है एक। दूसरा होता है अविभाज्य संख्या, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और तीसरा होता है विभाज्य संख्या, ठीक है। गुणनखंड की दृष्टि से हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं संख्याओं को। और दूसरा होता है विभाज्यता की दृष्टि से। विभाज्यता की दृष्टि की बात किया जाए तो कैसे भाग होगा, अगर कोई संख्या 2 से भाग हो जाते हैं तो वे सम संख्याएं हैं, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं होते हैं तो वे विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 1.2 का समझ में यहाँ तक आ गया। तो नेक्स्ट नंबर जो पॉइंट है, संख्याओं के जो संख्याएं हैं उनको अविभाज्य गुणनखंड में के स्वरूप में बरताना या तो दर्शाना, ठीक है। उत्पादीकरण करना या तो गुणनखंड करना या तो अवयीकरण करना हम कहते हैं। पॉइंट क्या है, संख्याओं को जो विभाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्याएं हैं, उन्हें अविभाज्य गुणनखंड के स्वरूप में, अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दर्शाना, ठीक है। तो यहाँ पे भाग की विधि है और एक है गुणनखंड वृक्ष की विधि, ठीक है। ये जो है ट्री, जो गुणनखंड ट्री होते हैं या तो फैक्टर ट्री हम कह सकते हैं, ठीक है। भाग की विधि में हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर 24 की बात किया जाए तो 24 को हम ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 12, 2 छक्के और 2 तिया, ऐसे करके हमने जब 24 को खोलेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 मीन्स 2 का घात 3 एक बार आएगा और 2 का घात एक बार 2 का घात 3 आएगा और 3 का घात 1 आएगा। तो ठीक है, ये जो भाग की विधि ये तो आपको हमें आता ही है। 24 को कैसे हम इसको अविभाज्य गुणनखंड के स्वरूप में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये एक विधि है, ये भाग की विधि है। और दूसरा है गुणनखंड की विधि। गुणनखंड की विधि में आप देख सकते हो कि 24 को किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 8 तिया 6 चौके 12 दूना। उसके बाद 24 को क्या करेंगे, 8 तिया मीन्स 8 1 3 1, उसके बाद 8 को फिर से 4 और 2 में, और 4 को फिर से 2 और 2 में। जब तक अविभाज्य संख्याएं ना आ जाते हो तब तक हम क्या करते रहेंगे, इसको खोलते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है 24 को, अगर हम 6 चौके भी 24 होता है तो 6 को फिर से हम तोड़ेंगे 2 और 3 में, और 4 को तोड़ेंगे 2 और 2 में। जब तक अनटिल अनलेस ये अविभाज्य संख्या नहीं आ जाते तब तक हम क्या करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 24 जो विभाज्य संख्या है उसे अविभाज्य गुणनखंड, अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत किया सकता है। तो हमारे माइंड पे ये रहना चाहिए, जो 1.2 है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, वह है कि विभाज्य संख्याओं को अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के स्वरूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 5 हमने नोट किया है, ये हम देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है ना, अविभाज्य संख्याओं को अविभाज्य गुणनखंड की विधि से मॉस तथा लॉस की गणना करना। तो मॉस मैं आपको बता दूं, मॉस और लॉस, मॉस जो होता है वह होता है महत्तम समअपवर्तक, या तो इंग्लिश में हम इसे HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लॉस का मतलब होता है लघुत्तम समअपवर्तक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल क्या है मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से HCF और LCM निकालते हैं। जैसे कि 4 और 6 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 और 6 का अगर पूरा सिंपल सी एग्जाम्पल है, हमें HCF निकालना है तो 4 की जो भी गुणनखंड है उसे हम लिख लेंगे। 4 के कौन से गुणनखंड है, 1 है, 2 है और 4 है। और 6 के कौन से गुणनखंड है, तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है।
जो 1 2 3 6 है यहाँ पे, उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, साधारण जो होते हैं उसे कॉमन फैक्टर्स कहेंगे। तो कॉमन यहाँ पे 1 है और 2 है, और इस सब ये जो कॉमन है, ये 1 और 2 कॉमन है, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। मीन्स HCF निकालने के लिए हमें फैक्टर की ज़रूरत होती है, जिससे 4 के जो फैक्टर्स हैं, जो गुणनखंड है, उसको हमने लिख दिया 1 2 4, और 6 के गुणनखंड जो है 1 2 3 6 लिख दिया। उसके बाद हमने कॉमन निकाला, कॉमन में होता है 1 और 2, और ये दो जो कॉमन है, इन कॉमन में से जो सबसे बड़ा है उसको हम चूज़ किए 2, जो 1 और 2 में से 2 क्या है, बड़ा है। तो ये हुआ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरी अगर चीज़ मैं बताने चाहूँ, अगर 4 और 6 का दूसरी रीति से बताने जाऊँ, 4 और 6 का मॉस मीन्स क्या होता है ना, कोई एक ऐसी बड़ी संख्या आप ढूंढ के निकालो, कोई एक ऐसा भाज्य निकालो, ठीक है, कोई एक ऐसा भाज्य निकालो, बड़ा सा भाजक, भाजक निकालो, बड़ा सा भाजक जो कि 4 को भी डिवाइड कर ले और 6 को भी डिवाइड कर ले। आपको यहाँ से पता चल गया होगा, HCF मीन्स हमें बड़ी सी भाजक ढूंढना रहता है। ठीक है, दोनों दोनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया। मौसा क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, एक तो 4 और 6 का गुणनखंड हमने निकाला, उसके बाद उनके कॉमन फैक्टर्स निकाले, कॉमन गुणनखंड निकाले, साधारण गुणनखंड, और वे गुणनखंड में से जो बड़ा होता है उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और दूसरी रीति से मैंने आपको ये भी बताया अभी कि 4 और 6 का महस निकालना, इसका मतलब ये होता है एक ऐसी बड़ी संख्या को ढूंढना जिससे 4 और 6 क्या हो, दोनों भाग हो जाए। तो इस प्रकार से अगर मैं लॉस की बात करूं, 4 और 6 की लॉस की बात करूं, ठीक है, लॉस की बात करता हूं, 4 और 6 की पहले समझ लेते। तो 4 और 6 की लॉस के लिए हमें मल्टीपल मीन्स गुणक निकालने रहते हैं। जैसे 4 का गुणक निकालूं तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो अगर गुणनखंड की बात करूँ तो 4 8 12 16, 6 के मैं निकालता हूँ, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो इसमें क्या होता है, एलसी जो लॉस होता है या तो एलसीएम होता है। लॉस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको गुणनखंड नहीं लेना है, यहाँ पे आपको गुणक लेना है। और गुणक में आपको साधारण गुणक यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 12 है, 16 है, और यहाँ पे 6 है, 12 है। मीन्स जो सबसे छोटा गुणक हो और दोनों में हो, ठीक है, उसे हम लॉस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 है, ये जो 12 है ये सबसे पहले आते हैं दोनों में, तो यहाँ पे लॉस क्या होंगे, 12 होंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए लॉस क्या होता है। लॉस लघुत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे क्या होता है, 4 और 6 का हम गुणक लेते हैं, गुणक लिखते हैं 4 8 12 16, और यहाँ पे 6 12 18 24, 6 के गुणक में से 6 के जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणक होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले जो सबसे छोटे साधारण गुणक होते हैं, गुणक यहाँ पे, हाँ, एलसीएम का मतलब गुणक होता है और एचसीएफ में गुणनखंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, हम एलसीएम को समझ रहे हैं, लॉस को समझ रहे हैं। तो लॉस में ये होता है कि पहले गुणक लिख लेते हैं, और गुणक लिखने के बाद जो सबसे छोटा गुणक होता है उस और दोनों में होते हैं, उसे हम एलसीएम कहते हैं। और दूसरी रीति से अगर कहें तो एलसीएम का मतलब होता है 4 और, अगर हम बात करें 4 और 6 के, तो 4 और 6 के एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था, 4 और 6 का एचसीएफ मतलब ऐसा बड़ा भाजक ढूंढना है जिससे 4 भी भाग हो जाए और 6 भी भाग हो जाए। लेकिन 4 और 6 का लॉस का मतलब ये होता है कि ऐसी छोटी एक भाज्य ढूंढना है। ठीक है, ऐसी एक छोटी भाज्य ढूंढना है जिससे क्या हो, 4, जिससे 4 भी, 4 से भी वो विभाजित हो जाए और 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ गए कि एलसीएम का मतलब होता है कि छोटी सी भाज्य ढूंढना जिससे 4 भी जो 4 से विभाजित हो और 6 से विभाजित हो। और 4 और 6 का मौस का मतलब होता है ऐसी एक बड़ी भाजक ढूंढना जिससे क्या हो, 4 भी विभाजित हो जाए और 6 भी विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार से
क्वेश्चन जो होते हैं लॉस और मॉस आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉस और लॉस गुणनखंड अविभाज्य गुणनखंड की विधि से प्राप्त करेंगे। यहाँ पे एक सूत्र है, अगर दो या दो से अधिक संख्याओं के मॉस या लॉस दिया गया हो तो उन मॉस और लॉस का गुणनखंड जो गुणा करेंगे उसके साथ क्या होता है, प्रथम संख्या वे जो दो संख्याएं होंगे, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणनखंड इक्वल टू मॉस गुणा लॉस होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके अगर कोई दो संख्याएं दिए गए हो और लॉस दे दिया गया हो तो हम अंश निकाल सकते हैं। कैसे? ना प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बट्टे लॉस कर लेंगे तो हमें अंश मिल जाएगा। और अगर लॉस नहीं दिया हो, ठीक है, तो हम प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या करके बट्टे में अंश ले लेंगे तो हमें लॉस निकल जाएगा। और प्रथम संख्या अगर नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, लॉस दे दिया है, मॉस गुणा लॉस बटे द्वितीय संख्या करेंगे तो हमें प्रथम संख्या मिल जाएगा। अगर द्वितीय संख्या नहीं दिया हो तो मॉस गुणा लॉस बटे प्रथम संख्या करके हम क्या कर सकते हैं, द्वितीय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है ये भी हमें ज्ञान करना है। तो यहाँ से हमें मॉस लॉस और मॉस लॉस के जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे हमें पता चल गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस कुछ प्रश्न लिए गए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं और उन प्रश्नों का हल हम गुणनखंड अविभाज्य गुणनखंड की विधि से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 24 और 36 का क्वेश्चंस दिया गया है। 24 और 36 का हमें निकालना है मॉस और लॉस। तो 24 को अगर हम खोलने जाए तो 24 को 2 12 2 छक्के 2 तिया करके हम खोलेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पे 2 का घात 3 और 3 का घात 2 का घात 3 और 3 का घात 1। तो यहाँ पे 36 को अगर हम खोलने जाए तो 36 को कैसे, 2 18 2 9 के 3 तिया ऐसे करके, तो यहाँ पे 36 का क्या हुआ नाम, 2 का घात 2 2 का घात 2 और 3 का घात 2 का घात 2 और 3 का घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम HCF कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। HCF हम इसको कैसे निकालेंगे ना, मॉस जब निकालते हैं हम तो मॉस में क्या करेंगे ना, ये दोनों में देखिए यहाँ पे भी 2 का घात 3 है, यहाँ पे 2 का घात 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 का घात 3 है ऊपर और नीचे क्या है, 2 का घात 2 है। तो HCF निकालते वक्त, मॉस निकालते वक्त सबसे जो कॉमन होता है और कॉमन में सबसे छोटे जो घात होते हैं उसको लेंगे। तो यहाँ पे 2 का घात 3 2 के घात 2 में कॉमन तो 2 है, ठीक है, और सबसे छोटा घात क्या होता है 2 है, तो यहाँ पे HCF में हम 2 लेंगे। और यहाँ पे देखो 3 का घात 1 है 3 का घात 2 है, तो HCF निकालते वक्त हम जो लिस्ट होते हैं जो कम होता है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर 3 का घात 1 है तो उसे हम HCF निकालने में लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो HCF हम निकालते हैं तो कॉमन पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 का घात एक में 2 का घात 3 है और एक में 2 का घात 2 है, लेकिन हम HCF या तो मॉस जब हम निकालते हैं तो क्या लेंगे, छोटा सा जो छोटा सा आधार है वो लेंगे। यहाँ पे फिर से जो है 3 का घात 1 है और 3 का घात 2 है, तो यहाँ पे हम HCF निकालते वक्त 3 का घात 1 है तो उसे ले लेंगे। ठीक है, और लॉस हमें ठीक उल्टा इसका होता है। लॉस निकालते वक्त देखिए यहाँ पे 2 का घात 1 में 3 है और 2 का घात 2 है, तो लॉस निकालते वक्त बड़ी वाली हम लेंगे, 2 का घात 3 को लेंगे। और सेकंड देखिए 3 का घात 1 है 3 का घात 2 है, तो लॉस निकालते वक्त हम क्या लेंगे, बड़ी वाली को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉस और लॉस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 120 80 और 100 का। तो 120 का अगर हम करें तो 2 60 2 30 2 15 3 25, तो अगर हम सबको लिखते हैं सारे फैक्टर्स को सारे गुणनखंड को, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5, तो 2 का घात 3 3 का घात 1 और 5 का घात 1। और यहाँ पे 80 को अगर हम देखने जाएं तो 80 कैसे खोले, 2 40 2 20 2 10 2 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 80 है इसको हम लिख लेंगे कि 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 2 का घात 4 और 1 5। 100 को हम अगर फैक्टराइज करें गुणनखंड करें तो 2 50 2 25 5 5, तो यहाँ पे हो गया 100 का, यहाँ पे 100 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। सबको हम आधार के हिसाब से लिख ले
अगर घात की दृष्टि से हम लिख ले तो यहाँ पे 2 का घात 3, 3, 5 और यहाँ पे 2 का घात 4, 5, 2 का घात 2, 5। तो यहाँ पे मास निकालते वक्त जैसे हमने बोला था, मास निकालते वक्त हम क्या करेंगे, जब हम मास निकालते हैं तो तब क्या करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन में जिसकी घात सबसे छोटी हो उसे लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन देखना चालू करते हैं। यहाँ पे देखो 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, या और तीसरे नंबर पे 2 की घात 2 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 की घात 2। तो यहाँ पे हम मास निकालते वक्त 2 की घात 2 लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 तो तीनों में है नहीं, तो 3 कॉमन है नहीं, ठीक है। 5 है कॉमन में, तो 5 में हम देखेंगे ऊपर 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो मास निकालते वक्त छोटे वाले को हम लेंगे। तो एक बार जो 5 है, 5 का घात 1 है, उसे हम ले लेंगे, ठीक है। मास निकालते वक्त पहले तो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, कॉमन जो घात होते हैं तो उन तीनों में देखेंगे कि वो आधार वाले हैं कि नहीं। यहाँ पे जैसे 2 था, 2 था, 2 ऊपर तीनों में 2 है, लेकिन बाद में उसके घात देखेंगे। घात में जो सबसे छोटे होते हैं मास निकालते वक्त उन छोटों को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 हमें मिल गया। 5 क्या है, ऊपर एक बार था, बीच में भी एक बार था, लेकिन नीचे 2 बार था। तो हम लेंगे क्या, मास निकालते वक्त एक ही बार का लेंगे, ठीक है। लॉस में ठीक इसका उल्टा होता है। लॉस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 3 बार है ऊपर, यहाँ पे 2 4 बार है और 2 2 बार है। तो लॉस में क्या होगा, सबसे बड़ी लेते हैं। तो 2 4 बार है, तो यहाँ पे लॉस में 2 4 बार लेंगे। देखो 3 यहाँ पे क्या है, ऊपर है लेकिन और दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे लॉस में 3 एक बार है तो भी हम उसे ले ही लेंगे, ठीक है। 3 भी ले लिया। उसके बाद 5 का देखते हैं, 5। जो 5 है, यहाँ पे ऊपर एक बार है, नीचे बीच में एक बार है, नीचे 2 बार है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार है तो हम 2 बार वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 स्क्वायर लेंगे। तो कुल मिला के लॉस में आपको पता चल रहा है कि कॉमन वाला देखते हैं, कॉमन वाला जो हो उसमें सबसे बड़ी घात वाले को लेते हैं। अगर किसी में कॉमन नहीं हो तो भी हम उसको ले लेते, जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 देखो एक में ही था और बाकी में नहीं था 3, तो भी हम क्या किए, 3 को ले लिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता चल रहा है कि गुणनखंड, अविभाज्य गुणनखंड की विधि से कैसे मॉस और लॉस ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 24 और 36 मॉस एक का मॉस दे दिया गया है। जैसे हमको वो जो फॉर्मूला था, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या इक्वल टू मॉस गुणा लॉस, इसको यूज करके हम ये बी वाला नंबर करते हैं। देखो 24 और 36 का यहाँ पे दिया गया है मॉस, 12 एक संख्या दे दिया, ठीक है। 24 और 36 का मॉस 12 दे दिया गया है। लॉस निकालना है तो लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देंगे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बटे मॉस, 24 गुणा 36 बटे 12। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट लॉस निकल जाता है। 24 और 36 की फिर से हमें ये जो गुणनखंड की विधि है, या तो दूसरी विधि से हमें निकालना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट अगर किसी से दो संख्याओं का मॉस दे दिया है, संख्याएं दो दे दिए गए हैं, तो डायरेक्ट हम लॉस इस विधि से, इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों ये आ सकता है। तो हम रुक करते हैं 1.2 में। अभी 1.2 तक जाने के लिए जितने भी थियोरी की आवश्यकता थी हमने देख लिया। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर लूँ। 1.2 जो होते हैं, हमारे 1.2 में जो प्रमेय था, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यह जो प्रमेय होता है, ये होता है कि विभाज्य संख्याओं को अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगर उनको क्रम को छोड़ दिया जाए तो जो संख्याएं होते हैं वे आदित्य होते हैं, जो अविभाज्य संख्या होते हैं वे क्या होते हैं, आदित्य होते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 को बच्चों मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। देखो पहला 1 नंबर जो क्वेश्चन आएगा, इसमें कुल मिला के 7 क्वेश्चन है। पहला जो 1 नंबर क्वेश्चन आएगा वह अविभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। सेकंड जो आएगा, मॉस और लॉस ज्ञात करना तथा जांच करना। जांच करने में बच्चों हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर किसी 2 संख्याओं का या तो 3 संख्याओं का हमने मॉस और लॉस निकाल लिया है तो वह सही है कि गलत है जानने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, मॉस गुणा लॉस इक्वल टू प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, अगर तीसरे संख्या हो तो गुणा तृतीय संख्या, ठीक है। तो जांच करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। और तीसरा एक टाइप का क्वेश्चन होता है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां नंबर क्वेश्चन में ये मॉस और लॉस वाला आएंगे। और जो एक 5वें नंबर क्वेश्चन पे है, यह आएगा कि n एलिमेंट ऑफ n के लिए
6n = 0 की जांच की जाए। तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे तो। और जो प्रश्न नंबर 6 होगा, भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो भाज्य संख्या है कि नहीं जानने के लिए हम देखेंगे कि क्या वे संख्याओं को अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उस संख्या को अगर किया जा सकता है तो वह क्या है, विभाज्य संख्या। जैसे कि मैं आपको बात करूं 10, मैं बोलूं कि क्या 10 विभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, चेक करते हैं। 10 को हम अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रस्तुत हो जाते हो मोर देन 2 अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, तो क्या होगा, वह विभाज्य संख्या होगा। जैसे 10 है तो 10 को हम कैसे कर सकते हैं, 10 है तो 10 को आप कह सकते हो सर 2 गुणा 5। तो 2 हमें क्या मिल गया, अविभाज्य गुणनखंड मिल गए। 2 अविभाज्य गुणनखंड मिलने से हम क्या कहेंगे, हाँ सर ये जो 10 है ये क्या है, एक विभाज्य संख्या है, क्योंकि उससे हमने क्या किया, अविभाज्य गुणनखंड को के गुणा के रूप में हमने उसे व्यक्त किया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, बहुत ही ईजी है। 140 को आप गुणनखंड, अविभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 को आपको ऐसे खोल लेना है और खोल के 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो उसको उसके बाद घात की दृष्टि से लिख लेना है। ठीक है, 2 का घात 2, 5 का घात 1, 7 का घात 1। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है 156 को भी आप क्या कर सकते हो, 2 78, 2 39, 3 13। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख लेना है, उसके बाद घात की दृष्टि से लिख लेना है। उसके बाद 3825 है, इसको हम अगर करने जाएं तो पहले 5 से होगा, उसके बाद फिर से 5 से, उसके बाद 3 से, 17 से। तो पहले आपको जो भी गुणा है उसको लिख लेना है, उसके बाद घात की दृष्टि से जो घात के स्वरूप में आपको दर्शा देना है। तो ये 3 नंबर तक क्वेश्चन खत्म हुए। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। 5 4 5 को आपको दिखाना है, अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। तो 5 4 5 को अगर बात करें तो 5 7 13 11। तो इसे हम घात की दृष्टि से नहीं भी लिखेंगे क्योंकि सब में एक एक है। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है 7429 को हमें व्यक्त करना है। तो 17 19 और 23। ठीक है, तो यहाँ पे भी सबके घात एक एक है, इसीलिए फिर से घात की दृष्टि से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो 5 के 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये थे, खाली संख्याओं को अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, HCF और LCM निकालना, जो कि प्रश्न में हम समझ गए हैं। ठीक है, और इनकी सत्यता जांच करना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे। एक तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में HCF और LCM निकालेंगे और सेकेंड नंबर पॉइंट में हम इसकी जांच करेंगे। तो 26 और 91 का हम HCF और LCM निकालेंगे। HCF और LCM हम अविभाज्य गुणनखंड की विधि से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 26 और 91 दिया है, तो 26 मीन्स 13 गुणा 2 और 91 मीन्स 7 गुणा 3, 7 गुणा 13। तो यहाँ पे मॉस और मीन्स आप देखिए, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 13 ही है, एक बार ही आ रहा है, तो मॉस डाइट 13। और लॉस क्या होगा, 13 को लेंगे, उसके बाद जो क्या है दोनों में है उसको भी लेंगे। अगर दोनों में अलग अलग है तो 2 और 7 अलग अलग है, तो 2 और 7 को फिर से ले लेंगे। मीन्स LCM में हम पूरे को लेते हैं, जो कॉमन हो उससे भी लेंगे। अगर कॉमन हो और उसके घात बड़ा हो तो जो बड़ा वाला घात है उससे लेंगे। अगर अनकॉमन हो, असाधारण हो, दोनों में अलग अलग हो तो भी उसे ले लेंगे। तो यहाँ पे 913 और लॉस हमारा 182 आ रहा है। तो इसे सही है कि नहीं गलत है जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से ये जो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, हमारी प्रथम संख्या 26, द्वितीय संख्या 91 है और HCF 13 आया और LCM 182 आया। तो दोनों को हम गुणा इस साइड करेंगे, 2366 आ रहा है। तो दोनों में क्या है, ये सही है। ठीक है, पहले हम HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या को गुणा करके HCF और LCM को एक साइड गुणा करके हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92 का। तो यहाँ पे 510 को अगर हम खोलने जाए तो 255, 5 51, 3 17, और यहाँ पे 92 को खोलने जाए तो 2 46, 2 23 ऐसे होता है। तो 510 को अगर हम लिखने जाए तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, और 92 को लिखने जाए तो 2 गुणा 2 23। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
दो गुणा 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर हम करके लिख सकते हैं, गुणा 23 कर सकते हैं। तो मॉस हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है, मॉस में हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है उसे लिखना है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, नीचे 2 बार 2 आता है, ऊपर 1 बार 2 आता है, तो एक ही बार हमें लेना है मॉस में, और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मॉस 2 आएगा। लॉस हमें क्या होगा, जो कॉमन हो उससे पहले ले लेंगे। देखो यहाँ पे 2 बार आता है, नीचे 2 बार आता है, और ऊपर 1 बार, तो हम लेंगे 2 बार। ठीक है, ऊपर अगर ऊपर हम क्या लेंगे, 2 बार लेंगे। नीचे लॉस जो होता है ना, यहाँ पे शायद थोड़ी सी ये हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार 2 को लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, 3 लेंगे, 17 लेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 बार 2 होना चाहिए था। ठीक है, 2 टाइम्स 2 3 5 17 और 23, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 510 और 92 को 510 और 92 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 96,920 आएगा, और यहाँ पे 23,460 को देखो, यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और 2 करना चाहिए था। यहाँ पे जो लॉस है ना, यहाँ पे 1 बार 2 ले लिया गया है, यहाँ पे 2 बार 2 लेना चाहिए, क्योंकि हम पहले से करके रखे हैं, आपको पता है लॉस में जो अगर ऊपर 1 बार 2 हो और नीचे 2 बार 2 हो, तो लॉस निकालते वक्त हम क्या लेंगे, 2 बार 2 को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते 336 और 54 का भी सेम ही होगा। 336 को अगर हम खोलने जाए और 54 को खोलने जाए तो इस प्रकार से होता है, और मॉस और लॉस हमें निकाल लेना है, और दोनों का क्या करना है, सत्यता जांच करना है। ठीक है, मॉस और लॉस निकालना आपको संपूर्ण जान आ गया है, तो सत्यता जांच भी ऐसे करते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अविभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF और LCM निकालो। इसमें क्या होता है, 3 संख्या दिए गए, तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उदाहरण में प्रश्न कर चुके हैं जो 80, 120 और 100 का था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 है, 15 है और 21 है। तीनों का आप देखो, 12 को 2 का घात 2 3, 15 का 3 गुणा 5, 21 का 3 गुणा 7, तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो HCF हो गया। और LCM में क्या होगा, ऊपर देखिए 2 का घात 2 है, तो 2 का घात 2 को ले लेंगे, उसके बाद सब में 3 एक बार है, तो 3 एक बार है, तो 3 एक बार ले लेंगे, और उसके बाद 5 और 7 अलग अलग है, तो उसको अलग अलग ले लेंगे, तो यहाँ पे 407 420 और 3 HCF आ रहा है। 17, 23, 29 17, 23, 29 के कोई भी ऐसे गुणनखंड नहीं है, तो उसका मॉस क्या होगा, 1 होगा, और लॉस का मतलब क्या होगा कि 17, 23 और 29 तीनों का गुणा करो। अगर किसी का कॉमन किसी का साधारण गुणनखंड नहीं निकलते हो, तो तीनों का गुणन मॉस वहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अगर जैसे कि 15 और 17 ये दोनों का कोई सामान्य या तो साधारण गुणनखंड नहीं है, इसीलिए इनका मॉस कितना होगा, 1 होगा, जिनके साधारण गुणनखंड ना हो, और लॉस क्या होगा, दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसके मॉस नहीं निकलते हो उसके मॉस क्या हो गए, 1 हो गए, और लॉस क्या हो गए, तीनों के गुणनफल। ठीक है, 8, 9, 25 पे चलते हैं। 8, 9, 25 पे भी वही है कि मॉस 1 आएगा, और लॉस क्या होगा, तीनों का आप आपके हिसाब से ये करके लॉस निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है HCF 2 संख्याओं का 360 और 657 का, HCF 9 है, और LCM हमें ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला जो हम ये किए थे वो लगा देंगे। ठीक है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बटे HCF करके हम LCM डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन था मैं ये आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ी सी हमें जो क्वेश्चन की टाइप था अलग था। तो यहाँ पे दिया गया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, अगर 6 एक संख्या है उसके घात में n लेंगे, तो ये n बराबर आप कोई भी संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लेने पर, क्या कभी ऐसे हो सकता है कि 6 का n मीन्स कोई भी एक संख्या जो आएगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो संख्या आएगा वो 0 से अंत होता हो, क्या ऐसे कभी हो सकता है? ठीक है, इसे जानने के लिए फिर से समझा दे रहा हूँ। ये 6 raised to n है,
ठीक है, तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 6 का घात कुछ भी होने पर जो भी संख्या आएंगे क्या वह शून्यांत होंगे, तो क्या वह शून्य पर समाप्त, अंक शून्य पर समाप्त हो सकते हैं, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ये देखेंगे कि अगर किसी संख्या जैसे कि 10 का अगर हम घात करें, 10 का घात करें तो उसकी अंत क्या होगा, 0 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जो 10 है उसको अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुणा 5। ठीक है, ये उसका मेन होता है। जो आधार होते हैं उसके जो आधार होते हैं उस आधार के अगर आधार के गुणनखंड जो होते हैं, आधार को हम खोलें और गुणनखंड जो निकले उसके अविभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 हो गए, फिर से समझिए, जो आधार होंगे जैसे कि यहाँ पे आधार है 6, ठीक है, 6 को अगर हम खोलने जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे बताया गया है 6 को अगर हम खोलने जाएं 6n के लिए यदि अंक शून्य से समाप्त हो तो 6 या 2 अथवा 5, 2 5 अथवा 2 और 5 दोनों से विभाजित होने चाहिए। जो 6 होता है इसके गुणनखंड क्या होने चाहिए, केवल 2 होने चाहिए। जो अविभाज्य गुणनखंड होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, या तो 5 होने चाहिए, ठीक है, या तो 2 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 का जो 6 का गुणनखंड है वह है 2, उसके साथ साथ 3 आ जा रहा है, तो 2 के साथ 5 आना चाहिए, या तो 2 5 होने चाहिए, या तो केवल 2 या तो केवल 5 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 के साथ 3 आ रहा है, इसीलिए उसकी अगर हम कोई भी घात ले तो उस जो आंसर आएगा वह आंसर शून्यांत नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट पे हमने लिखा है 6n में आधार 6 है तथा n बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। 6n में देखो नेक्स्ट पॉइंट है 6n में यदि अंक शून्य से समाप्त हो तो 6 यह 2 और 5 अथवा 2 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। लेकिन जो हमारी 6n है ये 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 5 से नहीं है। तो ये जो है 2 और 3 हो जाने से 2 के अलावा 3 अविभाज्य गुणनखंड इसमें आ जाते हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है ऐसी को जिसके लिए 6n एक शून्य पर समाप्त होगी। तो ये आपको मैं दूसरी एक एग्जांपल दूं, 8 क्या 8 का कोई भी यहाँ पे n लेने पर क्या कभी ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 6 आप कभी भी कुछ लेने पर इसकी अंक शून्यंत हो, ये बराबर कोई भी एक संख्या ऐसे आए जिसका अंत शून्य में होता हो, तो ये हो सकता है। कैसे, क्योंकि अगर हम 8 की बात करें तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके जो गुणनखंड होते हैं अविभाज्य गुणनखंड ये 2 है, तो इसके साथ हम 5 क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो केवल अगर जो अविभाज्य संख्या जो आधार होते हैं, आधार के जो आधार होते हैं उसको अगर हम खोलने के बाद अगर वह 2 उसके जो अविभाज्य गुणनखंड होते हैं वे 2 हो अथवा 5 हो तो क्या होंगे, उनके घात पर 1 2 3 4 5 या तो कुछ भी कोई भी ऐसे एक संख्या आ सकता है जिससे कि वह क्या हो सकता है, उसकी उत्तर जो होगा वह शून्यांत हो। शून्यांत मीन्स जैसे 40 50 200, ठीक है, 40 50 200 180, तो शून्यांत होता है कि नहीं, 0। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 15 का घात आप कुछ भी लेने पर क्या वह शून्यांत हो सकता है? आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, 15 का आप दीजिए, उसके बाद 20 का दीजिए आप 15 का, और एक बार 15 का आप दीजिए कि क्या 15 का घात कुछ भी लेने पर क्या उसके जो आंसर आएंगे वह शून्यांत होंगे। ठीक है, इसका एक दीजिए। और नेक्स्ट होता है 12 का मुझे बोलिए, 12 का जो होता है, ठीक है, 12 का घात हम कुछ भी लेने पर 1 2 3 4 5 6 क्या कभी भी ऐसे हो सकता है कि उसका जो आंसर आएगा आंसर शून्यांत हो। ठीक है, 12 और 15 का मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, हमें बताया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13
और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तब हम क्या करेंगे, पहले ये जो भाज्य संख्या जानने के लिए हम देखेंगे कि ये जो पूरा संख्या है इसे क्या हम अविभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए देखो हमने लिख दिया यहाँ पे आंसर में 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 13 है 13 देखो यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, तो दोनों साइड 13 13 है तो 13 हम कॉमन निकालेंगे तो इस साइड बचा क्या 7 और 11 और इस साइड कुछ नहीं तो बचा क्या 1। तो यहाँ पे क्या 13 हो गया, यहाँ पे 11 सत्ते 77 हो गया और यहाँ पे 1 मीन्स 78। तो 13 गुणा 78, अगर 78 को हम खोलने जाए तो 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 3 ये जो 39 है ये 13 होना चाहिए, 2 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 मीन्स इसे हम क्या कर रहे हैं अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से आप समझ जाओ कि ये जो है 7 गुणा 11 गुणा 13 एक पार्ट है और 13 दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट में 13 है और इस पार्ट में भी 13 है तो हम 13 कॉमन निकाल रहे हैं। तो इस साइड क्या बचेगा 7 गुणा 11 और इस साइड कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 गुणा 11 77 होके 1 78 हो रहा है, 78 को अगर हम खोल दे तो 2 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो पूरी संख्या था ये संख्या को हम अविभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में हम क्या कर रहे हैं दर्शा पा रहे हैं, इसीलिए क्या होगा ये जो संख्या है विभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें देखते हैं, देखो ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जो है ये पूरा एक पार्ट है, प्लस आ गया ये 5 तो ये अलग पार्ट हो गया। तो ये दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ, यहाँ पे भी 5 है और इस साइड भी 5 है, तो 5 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे इस साइड पे बचेगा क्या 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, देखो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इस साइड मेरा कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 5 है, 5 कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे 7 6 4 3 2 गुणा 1 करके 1008 है और 1 को मिला लिया तो 1009, तो 5 गुणा 1009। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये 5 और 1009 देखो ये है ना, ये कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो जब प्लस आ जाता है 2 पार्ट हो जाते हैं, यहाँ से एक पार्ट है और ये 5 क्या है दूसरा पार्ट है। तो हम 5 कॉमन निकालें तो यहाँ पे बचा क्या 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन निकल गया है तो इसके जगह पे 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या किया, ये जो पूरी संख्या है इसको हमने दो अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत कर दिए, इसलिए ये पूरी जो संख्या है ये एक विभाज्य संख्या है। कौन से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार विभाज्य संख्याओं को अविभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणा के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ये भी लॉस वाला सवाल है, किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने से में रवि को 12 मिनट लगता है मान लीजिए और दूसरे को 18 मिनट लगता है। तो एक जन को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, एक को 12 मिनट लगता है तो दूसरे को क्या लगता है वही चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। तो यहाँ से अगर 12 में चालू हो और दूसरे को क्या एक 12-12 घूमता हो, ठीक है, एक 12-12 चलता हो, एक 18-18 चलता हो, एक 12-12 चलता हो, एक 18-18 चलता हो, तो ऐसी कौन सी पॉइंट आएगी कि दोनों का पैर फिर से मिल जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 और 18 का हम क्या करेंगे लॉस, ऐसे अगर पॉइंट पूछा जाए, ठीक है, एक जन 12-12 मिनट लेता है, एक जन 18-18 मिनट, तो 12-12 18-18 12-12 18-18, तो कौन से ऐसे पॉइंट आएंगे दोनों का फिर से एक साथ मिल जाएंगे, तो क्या होगा दोनों का लॉस निकालेंगे और लॉस आपको निकालना आता है बराबर, ठीक है, गुणनखंड की विधि से, अविभाज्य गुणनखंड की विधि से 18 और 12 का आपने निकाल लिया यहाँ पे, तो कितना है 36, तो 36 मिनट में दोनों का पैर क्या होंगे फिर से मिलेंगे, दोनों एक साथ फिर से आ जाएंगे, ठीक है। एक जन इसको समझिए 12-12 एक जन आगे बढ़ रहा है, एक जन 18-18, तो 12 एकम 12 12 दूना 24 12 तिया 36, ठीक है, 3 बार में वो 36 में पहुंचा है, दूसरा जन क्या 18 एकम 18 18 दूना 36, तो देखो दोनों का हो गया ना 12 एकम 12 12 दूना 12 एकम 12 12 दूना 24
12 या 36, तो एक जन 3 बार में 36 में पहुंचा है। दूसरा जन क्या करेगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो वो देखो दोनों का पेयर यहाँ पे फिर से क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस व्यू से लॉ से निकाल के हम इसकी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।